हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं MPPSC ने जो 4 अगस्त 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाया था, उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 38 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और ये आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। ओके, आज हम पार्ट 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करेंगे। दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने आपको 39 और क्वेश्चन नंबर 40 दोनों दिया था कि आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका आंसर करके आप लोगों ने बताया होगा और साथ ही देखा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि आपने कितने एक्टिवली इसको पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के विषय में क्या सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही पूछा गया है, क्या सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहला कथन है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या चुकी हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, वह उस राज्य का निवासी ना हो। तो बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, यानी कि क्या अर्हताएँ हैं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये 2 अर्हताएँ राज्यपाल नियुक्त होने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दोनों का पद रिक्त है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। 4 ऑप्शंस हैं। पहला, बहुमत दल द्वारा निर्वाचित एक सदस्य, या फिर सदन का एक वरिष्ठ सदस्य, या फिर एक सदस्य जो सदन की प्रक्रियाओं के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य। जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा जिसे राज्यपाल योग्य समझेंगे, उन्हें वो जिसे बताएंगे उस एक सदस्य को सदन की अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से। ठीक है, किस अध्याय में युद्ध नीति के विषय में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने युद्ध नीति के विषय में बताया। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। कोई ऑप्शन देखेंगे, समाज अनुबंध सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, शक्ति या बल सिद्धांत, और राज्य का अवयवी स्वरूप या ऑर्गेनिक थ्योरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फोर्स थ्योरी, यानी कि शक्ति सिद्धांत। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शांति पर्व जो है दोस्तों, ये महाभारत जो लिखी गई है उसी का एक हिस्सा है, और इसमें राज्य की उत्पत्ति का स्वरूप जो बताया गया है वो कौन सा नहीं बताया गया पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ना जो बताया गया वो ये भी बताया गया कि जो राज्य है वो अनुबंध द्वारा कि राजा में और जनता में हुआ, कि भाई हम आपको, राजा ने कहा कि आप मुझे इतना अनाज दीजिए, इतना ये दीजिए और धन दीजिए और मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो कहीं ना कहीं अनुबंध भी हो रहा है और दैवीय सिद्धांत भी है, क्योंकि राजा को देवतुल्य और देवता का प्रतिनिधि माना जा रहा है। और ऑर्गेनिक यानी कि सावयवी रूप है। सावयवी, इसका क्या मतलब होता है। सावयवी का मतलब होता है कि राज्य, सावयवी जो सिद्धांत होता है ना, ऑर्गेनिक थ्योरी, इसमें क्या होता है ना कि राज्य को व्यक्ति की तरह माना जाता है। ऑर्गेनिक थ्योरी कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है ना, राज्य की तुलना किससे की जाती है, व्यक्ति से की जाती है। वो कहते हैं व्यक्ति के, जैसे व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग होते हैं जो उसके चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही राज्य के अंग होते हैं जो उसको प्रॉपर चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तो यहाँ तक कहते हैं जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, राज्य का जन्म होता है, वो
विकास करता है उसी प्रकार राज्य भी विकास करता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इसी प्रकार राज्य की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मनुष्य के शरीर के कई सारे अंग होते हैं जिनके समान कोऑर्डिनेशन, एक साथ समन्वय से पूरा शरीर काम करता है, उसी प्रकार राज्य भी अपने अलग अलग अंगों से मिलकर काम करता है। यानी कि हम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि इसमें ये लोग राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से करते हैं। ठीक है। इसे हम ऑर्गेनिक थ्योरी या सावयवी सिद्धांत कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथम द्वारा आरंभ किया गया था? ठीक है। तो ऑप्शन है द लिबर्टी व्यू, दी स्पेक्टर्स, दी वेस्टमिनिस्टर व्यू रिव्यू और द गवर्नमेंटल रिव्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वेस्टमिनिस्टर्स रिव्यू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, नहीं पहचानिए कौन सी नहीं लिखी गई है। पहली है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन और यूटिलिटेरियनिज्म। तो कौन सी पुस्तक है जो कि मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सिस्टम ऑफ लॉजिक बिल्कुल मिल ने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक मिल द्वारा नहीं लिखी गई है। अगर मिल ने नहीं लिखी है तो किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है एंजल्स द्वारा, एंजल्स द्वारा। ठीक है। एंजल्स को आप जानते ही होंगे कौन थे, मार्क्स के साथी थे ये। इन्होंने और मार्क्स ने मिलकर साथ में भी कई सारी पुस्तकें जो है वो लिखी हैं। ठीक है। उसके आगे द सब्जेक्शन ऑफ वुमन और यूटिलिटेरियनिज्म, ये दोनों ही J.S. मिल की पुस्तकें हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, थॉमस हिल ग्रीन, कार्ल मार्क्स या फिर व्लादिमीर इलिच लेनिन। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हेगल। ठीक है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हेगल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46। किस देश में ओम्बेड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है? यानी कि ये कह रहा है कि किस देश में ओम्बेड्समैन के जो क्या कहते हैं कार्याधिकार है या अधिकारों के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय भी आता है। ऑप्शन है भारत, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेट ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। भारत में बजट देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? बताना है वित्त विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो वित्त विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की गई है 1843 में। ठीक है, 1843 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। इसमें कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ठीक है। तो दोनों चीज़ें बतानी है कि कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी ये तो सभी को पता होगा, मैं बता देती हूँ। दिल्ली में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी ये बताना है। ठीक है। 1958 में बताना है हुई थी या 1947 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1947 में। तो भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला प्रशिक्षण संस्थान 1947 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 49। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या हैं? ठीक है। बताना है हमें 4 आयाम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है उदारवाद, खुलापन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन बी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीयकरण, तकनीकी क्रांति, विक्षेत्रीकरण और उदारवाद।
ऑप्शन सी कह रहा है उदारवाद, नव उदारवाद, पूंजीवाद और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, या फिर ऑप्शन डी सीमा रहित व्यापार, पूंजीवाद, नव उदारवाद और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, तकनीकी क्रांति, विक्षेत्रीकरण और उदारवाद। ठीक है, ये 4 इसके आयाम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। किस पश्चिमी विचारक किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरों व उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रॉल प्रेबिस, फर्नांडो कार्डेसो, आंद्रे गुंदर फ्रैंक या फिर इमैनुअल वॉलस्टीन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एजी फ्रैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने अपनी राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में नहीं किया है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो मैं वन लाइनर आपको करा रही हूँ, वन लाइनर रिवीजन वाला, उसमें देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था और वही इसमें भी आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें एक नहीं है। तो भावात्मक बिल्कुल है, मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास बिल्कुल है, संज्ञानात्मक बिल्कुल है। इसमें से क्या नहीं है? इसमें से तथ्यपरक अभिविन्यास जैसी कोई चीज़ गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने नहीं बताई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वो वन लाइनर सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुके हैं। इस तरीके के 500 प्लस वन लाइनर्स को हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आज ही मैंने उसको किया था, आज ही मैंने उस वीडियो को बनाया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ाया था और आज ही यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजकरण का अभिकर्ता नहीं है? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन है जो राजनीतिक समाजीकरण के लिए यूज़ नहीं होता? तो ऑप्शन है राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थान, हित समूह, सेना। तो बिल्कुल राजनीतिक दल भी समाजीकरण करते हैं, राजनीतिक समाजीकरण, आर्थिक संस्थान, धार्मिक संस्थान भी और हित समूह भी। सेना का इसमें कुछ खास महत्व या रोल इसमें नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए निःशुल्क शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है? ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। धारा 19, 20, 21 और धारा 22 कौन सी धारा संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 21। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारतीय दंड संहिता है ये 1853 में शायद लागू हुई थी, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। ठीक है, तब से ये चली आ रही थी। अभी 2024 में इसे चेंज कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से हमारी अपनी भारतीय संहिता जो है वो लागू हो गई है। ठीक है, इसकी जगह उसने ले ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एवी ग्रेक्यूनास का फॉर्मूला संबंधित है किससे? ध्यान के विस्तार से, समन्वय से, पद सोपान से और निरीक्षण से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे इसका। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, ध्यान के विस्तार से। स्पैन ऑफ कंट्रोल ग्रेक्यूनास के साथ जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? एक बार फिर से एमपी जीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कौन कौन है, तो मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र, भोपाल राज्य और रीवा राज्य। ठीक है, आपको बताना है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश में किसको किसको शामिल किया गया था। ठीक है,
तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 इसमें सही उत्तर हो जाएंगे। मध्य भारत, एक सेकेंड, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। ठीक है, इसके अलावा सीपी एंड बरार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? ठीक है, बताना है आपको। लोक व्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य या अफीम की खेती। ठीक है, यानी कि आपसे घुमाकर ये पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य सूची में इनमें से कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, घुमाकर आपसे इस तरीके से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें राज्य सूची में हैं। ठीक है, तो बतानी है आपको किस किस पर बना सकता है। तो बना सकता है लोक व्यवस्था पर, बिल्कुल बना सकता है, कृषि पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर। अफीम की खेती पर जी नहीं, अफीम की खेती पर नहीं बना सकता। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मॉर्गेनथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ऑप्शन है युद्ध की अनिवार्यता पर, घरेलू राज्य की नैतिक श्रेष्ठता पर, मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियमों पर, या फिर आर्थिक शक्ति पर सैन्य शक्ति के प्रभुत्व का, सैन्य शक्ति का प्रभुत्व। इनमें से किस पर मॉर्गेनथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा जो है वो बल देती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम। मॉर्गेनथाउ जो है वो जो यथार्थवाद है इनके प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने यथार्थवादी सिद्धांत में 6 नियम बताए हैं, जिनमें से इन्होंने ये माना है कि मानव स्वभाव में जो निहित राजनीतिक वस्तुनिष्ठ नियम जो है वो मानव स्वभाव में ही निहित होते हैं। ठीक है, चलिए इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, बहुत ही प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इन्होंने बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, वो क्या है, केवल शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष। उन्होंने कहा कि हर राज्य क्या करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहता है, मोट पावर चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति पाना चाहता है, और सभी राष्ट्र ऐसा चाहते हैं। इसीलिए सभी में क्या उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। और ये मॉर्गेनथाउ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता, मेन स्कॉलर्स में से एक है, सबसे मेन स्कॉलर्स हैं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण का समर्थन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र, अराजकतावाद, उदारवाद या फांसीवाद। ठीक है, इसका सभी आंसर मुझे लगता है बता ही देंगे, क्योंकि देखिए सामाजिक लोकतंत्र लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध तो करेगा नहीं। अराजकतावाद, इसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य को नहीं मानते, कहते हैं भाई राज्य ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसको हटा ही दो। उदारवाद भी सैद्धांतिक राज्य के मजबूत नियंत्रण की बात नहीं करता। ठीक है, उदारवाद जो है वो राज्य का मजबूत नियंत्रण की बात नहीं करता है, वो कहता है कि सीमित नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को भी फलने फूलने स्वतंत्रता चाहिए। इनका मेन जो कोर आइडिया है वो क्या है, स्वतंत्रता है। तो कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए आदमी को, और स्वतंत्रता अगर बहुत नियंत्रण लगाएंगे तो मिलेगी, जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। तो ये तो राज्य के नियंत्रण की बात, कम करने की बात करते हैं, ज़्यादा मजबूत नियंत्रण तो बिल्कुल भी नहीं कहते। तो ये तीनों तो हमारे गलत हो गए। तो बचा कौन, हमारा फांसीवाद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शंस है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करना, वैश्विक संस्कृति का प्रचार करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार करना। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो जो राष्ट्रीय हित है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्योंकि देखिए, अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो ना तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार कर पाएंगे, ना ही वैश्विक संस्कृति का प्रचार कर पाएंगे, और ना ही किसी कार्यक्रम की मेज़बानी कर पाएंगे। अगर आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो किसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उसे पढ़ के और एलिमिनेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला 60th यानी कि 60वां हमारा प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मतलब क्या बताना है हमें, गलत बताना है। पहले तो हम यही अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हमें यह बताने की क्या गलत है। पहला है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सील द्वारा होती है। या तीसरा, भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और तीसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के खुशी पर्यंत यानी कि प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो बताना है क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सील द्वारा होती है, बिल्कुल सी के द्वारा होती है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, बिल्कुल राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। तो ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। आप मुझे बताएंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पद पर रहते हैं ये भी किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये 2 आर्टिकल बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो वीडियो जो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन जिनमें ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।